हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक से जिसका नाम है आयताकार विभव रोधिका, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। क्या होता है आयताकार विभव रोधिका? ये इस प्रकार का पोटेंशियल होता है जिसके अंदर एक परिमित रीजन के अंदर विभव का मान आयताकार होता है और वो परिमित होता है। जैसे ये हमारे पास एक पोटेंशियल बैरियर है जो किस टाइप का है? रेक्टेंगुलर टाइप का है। इसके अंदर ये वन डायमेंशनल है, तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a। 0 से कम है अगर x की वैल्यू तो पोटेंशियल हमारा क्या है? 0। a से ज़्यादा है तो भी पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? 0। और 0 और a के बीच में पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? v0 है। ठीक है, तो ये जो 0 से लेके a तक ये क्या कहलाती है? ये इस आयताकार विभव रोधिका की चौड़ाई कहलाती है। अब इस विभव रोधिका पर अगर एक m द्रव्यमान का कण आपतित होता है तो उस आपतित कण का परावर्तन कितना होगा और पारगमन इस विभव रोधिका से कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास 3 रीजन बनेंगे। ये हो जाएगा हमारा रीजन 1, ये रीजन 2 और ये रीजन 3। 3 क्षेत्र हो गए हैं इस विभव रोधिका के, अर्थात इस विभव क्षेत्र के अंदर 3 क्षेत्र हो गए अलग अलग, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थर्ड रीजन के अंदर क्या है? पोटेंशियल 0, फर्स्ट में भी 0, सेकंड में क्या है? v0 पोटेंशियल है। तो इसके उसको सोल्व करने के लिए हमारे पास तरंग फलन की जरूरत पड़ेगी, और तरंग फलन कौन देगा? हमें श्रोडिंगर इक्वेशन देगा। तो हम मान लेते हैं इस रीजन में तरंग फलन हमें जो मिलेगा वो ψ1 मिलेगा, इस रीजन में तरंग फलन ψ2 मिलेगा, और इस रीजन में तरंग फलन क्या मिलेगा? ψ3 मिलेगा। इसके अलावा एक और इसमें कंडीशन है, इसमें 2 कंडीशन हो सकती हैं। तो उन दोनों कंडीशंस को हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। पहले हम अध्ययन करेंगे वो है हमारी कंडीशन अगर E लेस देन v0, अर्थात जो कण है वो इस विभव क्षेत्र में अगर गति कर रहा है उसकी टोटल एनर्जी अगर इस v0 से कम हो तो क्या होगा? उसका पारगमन और परावर्तन कितना होगा, अर्थात इस एनर्जी का कोई अगर पार्टिकल है तो क्या होगा। तो इस विभव क्षेत्र को मैथमेटिकली हम डिफाइन कर लेते हैं। वो क्या हो जाएगा? हमारा पोटेंशियल है वो फंक्शन किसका है? x का, उसकी वैल्यू कितनी है? 0। किस रीजन में? इस रीजन में। अर्थात आपका x क्या है जब लेस देन 0 है, उस केस में vx 0 है, और v फंक्शन ऑफ x है वो कितना है? v0। किस रीजन में? जब 0 और a के बीच में हमारा क्या है? x है। तीसरा रीजन हमारा क्या है? वो है हमारा vx इज इक्वल टू 0। कब? जब x ग्रेटर देन a है। तो ये मैथमेटिकली हमने इस पोटेंशियल रीजन को डिफाइन कर लिया है। पहली कंडीशन है हमारी E लेस देन v0, उस केस में कण का पारगमन और परावर्तन कितना होगा। तो ये एक मैथमेटिकल टॉपिक है जिसके अंदर हमारे पास एक डेरिवेशन रहेगा लंबा चौड़ा। तो उस डेरिवेशन को हम 2 पार्ट में सोल्व करेंगे। आधा पार्ट हम आज करेंगे और आधा पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास आता है कि हमें चाहिए ψ1, ψ2 और ψ3। अगर तरंग फलन हमें मिल जाता है तो हम उस कण की गति का अध्ययन कर सकते हैं। तरंग फलन कौन देगा हमें? तरंग फलन देगा हमें श्रोडिंगर इक्वेशन। अब श्रोडिंगर इक्वेशन हमने पढ़ी थी, 2 प्रकार की होती हैं, एक टाइम डिपेंडेंट होती है, एक टाइम इंडिपेंडेंट होती है। यहाँ हम कौन सी श्रोडिंगर इक्वेशन काम में लेंगे? देखो, क्या हमारा पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड कर रहा है? ये देखो, vx 0, v0 0, कहीं समय आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसका मतलब पोटेंशियल हमारा टाइम इंडिपेंडेंट है। तो हम श्रोडिंगर इक्वेशन है वो भी कौन सी लिखेंगे? टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे। तो हम तीनों रीजन के लिए अलग अलग श्रोडिंगर इक्वेशन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन रीजन 1।
क्षेत्र 1 के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन हम लिखते हैं, वो क्या आएगी, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m d2 साई 1 अपॉन dx स्क्वायर। फर्स्ट रीजन के लिए लिख रहे हैं तो तरंग फलन क्या है, फर्स्ट रीजन में साई फर्स्ट है, प्लस वी नोट साई, वी की वैल्यू कितनी है, 0 है, इसका मतलब 0 इंटू साई फर्स्ट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी पार्टिकल की E इंटू साई फर्स्ट। तो इस समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं, d2 साई फर्स्ट अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई फर्स्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ मान लेते हैं, माना 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हम के स्क्वायर मानते हैं तो समीकरण हमारी क्या बन जाएगी, d2 साई फर्स्ट अपॉन dx स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई फर्स्ट इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है, जिसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसके सॉल्यूशन के लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ऐसी समीकरण का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम एक इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, सहायक समीकरण लिखते हैं। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आइटा के। अगर ये इसके सॉल्यूशन है तो इसका मतलब इस समीकरण का सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, साई फर्स्ट इज इक्वल टू, दो सॉल्यूशन आए हैं, एक प्लस आइटा के एक माइनस आइटा के, इसका मतलब इसकी जनरल इक्वेशन रखेंगे, उस इक्वेशन में क्या आएंगे, हमारे पास दो कांस्टेंट आएंगे और वो कांस्टेंट क्या हो जाएंगे हमारे, ए ई की पावर आयोटा के एक्स जब पॉजिटिव सॉल्यूशन ले रहे हैं तब, और दूसरा क्या हो जाएगा, बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स हो जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा, रीजन 1 के अंदर श्रोडिंगर इक्वेशन आएगी, अर्थात इस तरंग फलन आ जाएगा। अगर इस तरंग फलन में हमें ए और बी की वैल्यू पता चल जाएगी तो उसके आधार पर हम क्या कर लेंगे, इसको इस कण की व्याख्या कर लेंगे इस रीजन 1 में। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अपना साई फर्स्ट इज इक्वल टू क्या आएगा, ए ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। ठीक है, अब बात करते हैं अपन रीजन सेकंड की। हमें तीनों रीजन में लिखनी है श्रोडिंगर इक्वेशन, तो अब हम लिख लेते हैं रीजन सेकंड में श्रोडिंगर इक्वेशन क्या आती है। रीजन सेकंड के अंदर रीजन सेकंड में वही श्रोडिंगर इक्वेशन हमारी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m d2 साई सेकंड अपॉन dx स्क्वायर। रीजन सेकंड में तरंग फलन क्या है, साई सेकंड है, प्लस v नॉट, v पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, v नॉट इंटू साई सेकंड इज इक्वल टू टोटल एनर्जी E इंटू साई सेकंड। ये श्रोडिंगर इक्वेशन हमने लिख दी है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। अब हमें पता है टोटल एनर्जी E क्या है, लेस देन v नॉट है, अर्थात v नॉट हमारा ज़्यादा है, E कम है, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m d2 साई सेकंड अपॉन dx स्क्वायर प्लस v नॉट माइनस E इंटू साई सेकंड इज इक्वल टू 0। अब आप ये भी कह सकते थे सर इस v नेट को हम राइट साइड में लेके जाते, अगर इसको राइट साइड में लेके जाते तो ये क्या बनता, E माइनस वी नोट, जो क्या होती, एक नेगेटिव क्वांटिटी होती। क्यों, क्योंकि E हमारा v नोट से क्या है, कम है। अब v नोट ज़्यादा है, E कम है, इसलिए क्वांटिटी हमारी क्या हो गई है, पॉजिटिव हो गई है। इस पूरी समीकरण को माइनस चिन्ह से गुणा करते हैं और साथ में 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर से गुणा कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास d2 साई सेकंड अपॉन dx स्क्वायर प्लस माइनस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर v नॉट माइनस E इंटू साई सेकंड इज इक्वल टू 0। फिर से हम इसको एक क्या मान लेते हैं, कोफिशिएंट मान लेते हैं, माना 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर v नॉट माइनस E इज इक्वल टू एल्फा स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको मैं रखता हूँ इसमें तो ये समीकरण हमारी क्या बन जाएगी, d2 साई सेकंड अपॉन dx स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर साई सेकंड इज इक्वल टू 0। फिर से क्या है, ये
सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने का वही तरीका जो हमने पहले यूज किया है। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, उसके दो सॉल्यूशन आएंगे, प्लस माइनस क्या आएगा, अल्फा आएगा। क्या आएगा, प्लस माइनस अल्फा आएगा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारा, साई सेकंड इज इक्वल टू, दो कोफिशिएंट आएंगे जिनको हम मान रहे हैं एफ एक्सपोनेंशियल पावर अल्फा एक्स पॉजिटिव के लिए, प्लस जी एक्सपोनेंशियल पावर माइनस अल्फा एक्स आएगा। कोई दिक्कत इसके अंदर। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया है सेकंड रीजन के लिए। तो इसको भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, साई सेकंड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, एफ ई की पावर अल्फा एक्स प्लस जी एक्सपोनेंशियल पावर माइनस अल्फा एक्स। जहाँ अल्फा क्या है वो भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जहाँ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू तो हमारा क्या है 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर वी नॉट माइनस ई है, और के स्क्वायर हमारा क्या था 2m ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, दोनों सॉल्यूशन हमारे पास आ गए हैं रीजन फर्स्ट और रीजन सेकंड के अंदर। अब हम बात करते हैं रीजन थर्ड की। रीजन थर्ड में श्रोडिंगर इक्वेशन हमारी क्या रहेगी और उसका सॉल्यूशन क्या आएगा। रीजन थर्ड में हमारा तरंग फलन क्या है, साई थर्ड है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट d2 साई थर्ड अपॉन dx स्क्वायर प्लस 0 साई थर्ड इज इक्वल टू e इंटू साई थर्ड। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, d2 साई थर्ड अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर साई थर्ड इज इक्वल टू 0। 2m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर ऑलरेडी हमने मान लिया कितना है, k स्क्वायर है। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, d2 साई थर्ड अपॉन dx स्क्वायर प्लस k स्क्वायर साई थर्ड इज इक्वल टू 0 आएगा। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक। अब देखो ये वापस हमारी क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, साई थर्ड इज इक्वल टू, दो कोफिशिएंट आएंगे c एक्सपोनेंशियल पावर आयोटा के एक्स प्लस d एक्सपोनेंशियल पावर माइनस आयोटा के एक्स आएगा। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक। अब देखो ये सॉल्यूशन है हमारा किस रीजन में आया है, साई थर्ड रीजन में आया है। अब ऐसी समीकरण जब होती है तो इसका ये पार्ट है वो क्या बता रहा है, प्लस अक्ष दिशा में गतिशील तरंग को बता रहा है, जबकि ये किसको बता रहा है, माइनस अक्ष दिशा में गतिशील तरंग को बता रहा है, तरंग फलन को बता रहा है। ये पॉजिटिव अक्ष डायरेक्शन में, ये नेगेटिव अक्ष डायरेक्शन में। अब हम भौतिक रूप से देख रहे हैं क्या पॉसिबल है क्या ऐसा। देखो जब हमने पहला सॉल्यूशन लिखा था रीजन 1 में, तब हमारे पास ये पॉजिटिव अक्ष डायरेक्शन में गतिशील तरंग को बता रहा था और ये नेगेटिव अक्ष डायरेक्शन में गतिशील तरंग को बता रहा था। इसका मतलब इस रीजन के अंदर इधर भी तरंग चलेगी और इधर भी तरंग चलेगी। अब ये सेम बात ये समीकरण भी कह रही है कि इस रीजन में भी तरंग इधर भी चलेगी और इधर भी चलेगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो रीजन फर्स्ट में पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या है, बैरियर लगा हुआ है। इसका मतलब जब कण इधर आएगा तो वो क्या करेगा, वापस टकरा के जा सकता है। लेकिन अगर इस रीजन की हम बात करें तो जो कण इधर चल रहा है वो वापस किससे टकराएगा, कुछ है नहीं टकराने के लिए आगे। इसका मतलब जो रीजन थर्ड में नेगेटिव अक्ष डायरेक्शन में जो तरंग है वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब भौतिक प्रतिबंधों से हमें क्या पता चलता है, भौतिक प्रतिबंध से हमें पता चलता है d क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि d शून्य नहीं होगा तो हमें नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही तरंग मिल जाएगी जो पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये d इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमारे पास साई थर्ड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c इंटू एक्सपोनेंशियल पावर आयोटा के एक्स। तीनों रीजन में हमारे पास तरंग फलन आ गए हैं। तो यहां से मैं लिख देता हूं साई थर्ड इज इक्वल टू c एक्सपोनेंशियल पावर आयोटा के एक्स। तीनों रीजन में हमारे पास तरंग फलन आ चुके हैं। अब हमारा मकसद क्या था, याद करो हमने पहले क्या कहा था, इस कण के लिए हमें परावर्तन गुणांक और क्या निकालना है, पारगमन गुणांक निकालना है। ठीक है, तो उनको डिफाइन कर लेते हैं हम, क्या होते हैं परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक। तो हमें चाहिए क्या क्या, परावर्तन
गुणांक। परावर्तन गुणांक क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, परावर्तित धारा घनत्व और आपतित धारा घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है, परावर्तन गुणांक कहलाता है। आपतित धारा घनत्व कौन सा होगा, जो रीजन 1 के अंदर तरंग है वो पॉजिटिव अक्ष डायरेक्शन में चल रही है, वो उससे क्या निकलेगा, हमारा आपतित धारा घनत्व। और परावर्तित रीजन 1 के अंदर ही परावर्तन पॉसिबल है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा परावर्तित धारा घनत्व कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, परावर्तित धारा घनत्व कौन सा पार्ट देगा, रीजन फर्स्ट में जो तरंग फलन है उसका b इंटू एक्सपोनेंशियल पावर माइनस आइटा के एक्स है, वो किसको बताएगा, परावर्तित तरंगों। और इसका धारा घनत्व हमें क्या मिल जाएगा, परावर्तित धारा घनत्व। आपतित कौन सा है, a e की पावर आइटा के एक्स, ये किसको बताएगा, हमारे आपतित धारा घनत्व को बताएगा। और धारा घनत्व हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, j कितना होता है, माइनस आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m साई स्टार ग्रेडियंट साई माइनस साई ग्रेडियंट साई स्टार। जब इसके अंदर आप मान रखोगे r के लिए, j रिफ्लेक्टेड लिखोगे तो j रिफ्लेक्टेड वाला तरंग फलन यूज करना है, अर्थात ये यूज करोगे। और जब j i निकालोगे इंसिडेंट, तब इंसिडेंट तरंग फलन a e की पावर आइटा के एक्स आप यूज करोगे, तो ये जो समीकरण है हमें जे आर और जे आई की वैल्यू दे देगी। तो जे आर की वैल्यू है वो हमारी कितनी आएगी, वो आएगी k इंटू ए के मैग्नीट्यूड की, सॉरी जे रिफ्लेक्टेड हमारी आएगी k इंटू बी के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर, और जे इंसिडेंट आएगी k इंटू ए के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर आएगी। तो या फिर इसको k लिखने की बजाय हम एक बार क्या लिख लेते हैं, वेलोसिटी लिख लेते हैं। दोनों के लिए क्या आएगा, ये वेलोसिटी इंटू बी की स्क्वायर और वेलोसिटी इंटू ए की स्क्वायर आएगी। हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में जब हमने विभव सी डी पढ़ी थी वहाँ पे इसको डेराइव भी किया था, ये दोनों फॉर्मूले हमने डेराइव किए थे। तो यहाँ से हमारे पास परावर्तन गुणांक को अगर मैं r से रिप्रेजेंट करता हूँ तो r इज इक्वल टू क्या आएगा, v इंटू बी के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर अपॉन v इंटू ए के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर, जहाँ v क्या है, उस कण का वेग। तो दोनों में ऊपर नीचे v कैंसिल, तो r इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, b अपॉन ए के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर। इसी तरीके से इसका मतलब हमें क्या चाहिए, b और a का अनुपात चाहिए। b और a कहाँ है, हमारे पास ये है। इसका मतलब इन तीनों समीकरणों से हमें b और a का अनुपात निकालना है, और उस अनुपात से हमें क्या मिल जाएगा, परावर्तन गुणांक, अर्थात r इज इक्वल टू बी अपॉन ए के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ गया। अब हमें एक और निकालना है, वो क्या है हमारा, वो है हमारा पारगमन गुणांक। क्या है, पारगमन गुणांक। पारगमन का मतलब क्या है, इस बैरियर के अंदर से कण गुजर गया तो रीजन थर्ड में जो तरंग ट्रेवल कर रही है वो पारगमित है, और वो कौन सी है हमारी, ये है। और आपतित कौन सी है, रीजन फर्स्ट में ये वाला पार्ट आपतित को बता रहा है। तो पारगमन गुणांक हमारा क्या हो जाएगा, इसको अगर टी से रिप्रेजेंट करें तो वो क्या हो जाएगा, पारगमित धारा घनत्व। क्या हो जाएगा, पारगमित धारा घनत्व डिवाइडेड बाई आपतित धारा घनत्व। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पारगमन गुणांक। धारा घनत्व के लिए सेम फॉर्मूला है, जब हम जे ट्रांसमिटेड निकालेंगे पारगमित, तो उसके लिए हमारे पास तरंग फलन है वो कौन सा आएगा, सी ई की पावर आयोटा के एक्स। तो इसके लिए जो जे ट्रांसमिटेड है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, v इंटू सी के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर आ जाएगी। इसी तरीके से इंसिडेंट हमारा ये है, तो हमारे पास जो ट्रांसमिटेड या पारगमन गुणांक t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v इंटू सी के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर अपॉन v इंटू ए के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर। अर्थात हमारे पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, c अपॉन ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसमें जो बेसिक चीज़ें थी, थ्योरेटिकल पार्ट था, जो समझने लायक चीज़ें थी, वो इतनी ही है।
सिंपली अपने को आर निकालना है, टी निकालना है। आर के लिए बी बटे ए चाहिए, टी के लिए सी बटे ए चाहिए। अब ये ए बी एफ जी और सी ये 5 क्या है हमारे पास अननोन है। इन अननोन्स की वैल्यू हमें निकालनी है और जैसे ही इनकी वैल्यू आ जाएगी हम क्या कर लेंगे, इनका रेशियो निकाल के आर और टी की वैल्यू निकाल देंगे। तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं, बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, परिसीमा प्रतिबंध लगाते हैं। चलो परिसीमा प्रतिबंध। परिसीमा प्रतिबंध का मतलब क्या है, बाउंड्री पे तरंग फलन क्या करता है, कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। यहां बाउंड्री कहां है, एक अक्ष इज इक्वल टू 0 पे है और एक अक्ष इज इक्वल टू ए पे है। तो सबसे पहले मैं लगा लेता हूं अक्ष इज इक्वल टू 0 पर। अक्ष इज इक्वल टू 0 पे अगर ये तरंग फलन अर्थात एक कण अगर ट्रेवल कर रहा है तो तरंग फलन हमारा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसका मतलब इस बाउंड्री पे साई फर्स्ट और साई सेकंड क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और इसके साथ साथ उनका प्रथम अवकलन फर्स्ट डेरिवेटिव है वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अर्थात x इज इक्वल टू 0 पे साई फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू साई सेकंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, डी साई फर्स्ट ओवर डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू डी साई सेकंड ओवर डी एक्स। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए इस बाउंड्री पे। करो देखें, साई फर्स्ट और साई सेकंड इक्वल कर दो। ये साई फर्स्ट है, ये साई सेकंड है। कहाँ पे, x इज इक्वल टू 0 पे। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 इसमें भी रख दो और इसमें भी रख दो और दोनों को क्या कर दो, बराबर। तो जैसे ही आप रखोगे आपके पास क्या आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f प्लस जी आएगा। क्यों, e की पावर आयटा k इंटू 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। e की पावर 0 1 हो जाएगा। दूसरा करते हैं अब इन दोनों का फर्स्ट डेरिवेटिव। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वैल्यू क्या आएगी, आयोटा k इंटू ए माइनस बी मस्ट बी इक्वल टू एल्फा इंटू एफ माइनस जी आ जाएगा। इस आयटा को राइट साइड में भेजता हूं मैं, तो k इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू एल्फा ओवर आयोटा इंटू एफ माइनस जी आएगा। ठीक है, इसको मैं ऊपर नीचे आयोटा से गुणा कर दूं तो क्या बन जाएगा, k इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ऊपर क्या आ जाएगा, आयोटा एल्फा और नीचे क्या है, आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, अर्थात ये माइनस हो जाएगा और f माइनस जी हो जाएगा। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस आयोटा एल्फा बटे k इंटू एफ माइनस जी आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या। इसको समीकरण 1 नाम दे लो, इसको समीकरण 2 नाम दे लो। देखो अब ए बी समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें और घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी किसके पदों में, जी और एफ के पदों में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इन बाउंड्री कंडीशन से हमारे पास क्या आ गई, 2 समीकरण आ गई जिनको मैं यहां लिख लेता हूं। हमारे पास आ गई a प्लस बी इज इक्वल टू एफ प्लस जी, जिसको समीकरण 1 नाम दिया है। और दूसरी हमारे पास आई है a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस आयोटा एल्फा बटे के इंटू एफ माइनस जी, इसको समीकरण 2 नाम दे लिया। कब, जब x इज इक्वल टू 0 पे बाउंड्री कंडीशन हमने लगाई है तब आया है। अब हम लगाते हैं x इज इक्वल टू a पे बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। जब x इज इक्वल टू a पे बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं तो x इज इक्वल टू a पे कौन कौन से तरंग फलन है, साई सेकंड और साई थर्ड मैच कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए, साई सेकंड इज इक्वल टू साई थर्ड और इसके साथ ही इनका फर्स्ट डेरिवेटिव डी साई फर्स्ट ओवर डी साई सेकंड अपॉन डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू डी साई थर्ड ओवर डी एक्स होना चाहिए। मान रख दो साई सेकंड और साई थर्ड दोनों में x इज इक्वल टू ए रख के इक्वल कर दो तो क्या आ जाएगा, एफ ई की पावर एल्फा ए प्लस जी ई की पावर माइनस एल्फा ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी ई की पावर आयोटा
के ए। इसमें और इसमें हमने क्या रख दिया, जहां x था वहां a रख के इक्वल कर दिया, तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई और एक समीकरण ये आ गई। इस समीकरण को नाम दे देना आप समीकरण 3। अब ये करते हैं अपन, इनका डेरिवेटिव करके a रखते हैं x इज इक्वल टू ए, तो डी साई सेकेंड इसका डेरिवेटिव करता हूं मैं, क्या आएगा अल्फा इंटू एफ ई की पावर अल्फा ए माइनस जी ई की पावर माइनस अल्फा ए, और ये किसके बराबर आएगा, इसके डेरिवेटिव की बराबर आएगा, आयोटा के इंटू सी ई की पावर आयोटा के इंटू ए के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहीं पे हम समीकरण 4 नाम दे देते हैं। तो इस प्रकार बाउंड्री कंडीशन जब हमने लगा दी तो हमारे पास क्या आ गए हैं, समीकरण 4 समीकरण बन गए हैं, और इन 4 समीकरणों की सहायता से हमें क्या करना है, b बटे a और c बटे a निकालना है, जो हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में निकालेंगे, और हमारे को क्या मिल जाएंगे उनसे, पारगमन गुणांक और परावर्तन गुणांक मिल जाएंगे। थैंक यू।